हेलो एवरीवन, होप ऑल यू हैव अ गुड हेल्थ। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जो हमारी ओल्ड बुक से किया था, जिसका नाम था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर हमारी ओल्ड स्टेट बुक की बुक में ये चैप्टर तो फर्स्ट था, एंड हमारा सेम इससे रिलेटेड जो चैप्टर था वो था हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जो हमारी ये नई बुक आई है, इस नई बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11, इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स कर दिया गया है। एंड इन दोनों चैप्टर को मिक्स कर कर एक चैप्टर बनाया है, उसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके कई सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से क्लासेस को बंद करना पड़ा। सो हम लोग एक बार फिर से ज़रा इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, एंड जो भी टॉपिक्स है वो आपको कल रिकवर करके आना होगा ताकि हम उससे आगे कंटिन्यू कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर कि चैप्टर का नाम क्या है। एक्चुअली हमारी जो बुक है, जो हमारी न्यू बायोलॉजी की बुक है, उसमें ये थर्ड चैप्टर है, एंड हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमारी ओल्ड बुक में फर्स्ट चैप्टर था, एंड इसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस? आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट एंड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मतलब तो मैंने सभी को लिखा के दिया था, एंड सभी के पास नोटबुक भी होगी अपनी अपनी, आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हो। फिर भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जितने भी हमारे पास जितने भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। लेकिन क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी का है? अगर वो उसी का है तो हम कैसे पहचानते हैं भाई कि वो उसी का है ना? वो किसी और का भी तो हो सकता था, लेकिन उसे पहचानने का मतलब क्या होता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसके मैच कर रहे होंगे। अब ये कैरेक्टर आए कहाँ से? सो लेट्स स्टार्ट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट इज नथिंग बट एन ट्रांसफर। क्या मतलब होता है इनहेरिट का? ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? कैरेक्टर्स को। क्या कर रहा है ये ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? कैरेक्टर्स। कहाँ से? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन में क्या कर रहा है? ये ट्रांसफर करता चला जा रहा है। एंड इसी कैरेक्टर की वजह से वो हम पहचान पाते हैं कि ये एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म क्या है और किस तरह का है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ बच्चे, वाई ऑस्प्रिंग्स रिसेंबल्स टू देयर पेरेंट? एक सेकेंड। सो डू यू एवर थिंक अबाउट इट दैट वाई ऑस्प्रिंग्स आर ऑलवेज रिसेंबल्स टू देयर पेरेंट? हमेशा बच्चे अपने माँ बाप की तरह क्यों दिखते हैं? और क्या दिखते हैं तो पूरी तरह दिखते हैं? नहीं, पूरी तरह कभी नहीं दिखते हैं ना। इसका यह मतलब है कि दे शो एनी सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो। माता पिता के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, या भाई बहनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखता ही है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है और ये किस वजह से आ रहा है, हमें ये जानना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सो बच्चे माता पिता से रिसेंबल्स करते हैं और उनमें डिफरेंस होता है। इसका रीज़न होता है सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे आसान भाषा में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन कहते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और किस तरह का वेरिएशन आ रहा है, हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, सो देखते हैं पहले कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? जैसे मैंने कहा आपको कि इनहेरिटेंस इज नथिंग बट एन हेरिडिटी, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। दैट इज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र। इनहेरिटेंस का आसान भाषा में मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र पर किसका ट्रांसफ़र करेगा? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज
जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू ट्रांसफर करते चले जाना। आसान भाषा में जिसे हम कहेंगे पेरेंट्स से उनके बच्चों में, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इन अ सिंपल वर्ड। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। गॉट इट? समझ में आ रहा आप लोगों को? जिस तरह की आपके पिता और आपके पिता के पिता, आपके दादा, तो आपके दादा में जो कुछ कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स तो आपके पिता में आए हैं ना। जो भी कैरेक्टर आपके दादा में थे वही कैरेक्टर आपके पिता में आए हैं। लाइक हमारे हो गए ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से आया हमारा फादर में एंड फादर से आ गया है आपके अंदर। इसका ये मतलब है कि अब आप में से कहाँ जाएगा? आप में से आपके बच्चों में जाएगा। तो अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। आया समझ में? ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन। चलो इनहेरिटेंस तो हमने देख लिया, अब वेरिएशन क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। वेरिएशन आसान शब्द है, शब्द से मालूम पड़ रहा है कि वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटी, विभिन्न प्रकार, अलग अलग डिफरेंस। तो डिफरेंस पर किस में डिफरेंस तो करना है, बट डिफरेंस किस में आता है और क्यों आता है? चलो डिफरेंस किसके बीच में भाई? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, किसी भी इंडिविजुअल के बेस पे ऑफ सेम स्पीसीज। अगर वो किसी एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल है तो वो अगर उन एक स्पीसीज के अंदर यदि डिफरेंस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। लाइक डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड अमॉन्ग्स सिबलिंग्स। मतलब क्या भाई? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच डिफरेंस करना है? पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता और उनके बच्चों में, और अमॉन्ग सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, ब्रदर सिस्टर। आपने भी देखा होगा कि हम अपने माता पिता से एकदम सेम टू सेम नहीं दिखते हैं, दिखते हैं उनकी तरह दिखते हैं बट एकदम सेम नहीं होते ना। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, छोटा हो या बड़ा हो, बट डिफरेंस तो होता ही है। और डिफरेंस किसके बीच में हो जाएगा? डिफरेंस आपके और आपके माता पिता के बीच में हो जाएगा, और आपके भाइयों बहनों के बीच में भी। यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज नथिंग बट एन डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स और इवन बिटवीन सिबलिंग्स। भाई बहनों के बीच में, या माता पिता और बच्चों के बीच में, या एक ही स्पीसीज के अलग अलग लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। अगर एक स्पीसीज की बात करूं तो जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन, अगर हम देखें तो ह्यूमन एक ही स्पीसीज है ना। जितने भी ह्यूमंस हैं वो सभी के सभी एक ही स्पीसीज में आते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे तो हर ह्यूमंस एक दूसरे से अलग है ना। क्या कभी कोई एक ह्यूमन एक दूसरे से सेम होते हैं? नहीं होते। कहीं ना कहीं तो उनमें फर्क आता ही है। आप में देख लो, आपके पड़ोसी में देख लो, फर्क तो दिखेगा ही। यदि डिफरेंस आ रहा है इसका ये मतलब हो रहा है कि वेरिएशन हो रहा है ना। अब वेरिएशन आने की वजह से हमारे तौर तरीके, हमारा हर चीज बदलता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स बदलते हैं। एंड वेरिएशन ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से इवोल्यूशन आता है और नई स्पीसीज हमेशा बनती रहती है। देयरफॉर द वेरिएशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअली चेंजेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम।
धीरे धीरे बदलाव आते रहना, जिसे हम हिंदी में उपक्रांति कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले के लोग बंदर थे, फिर बंदर से वो इंसान बने, तो बंदर से अगर वो इंसान बन रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ना। तो जब तक बंदर के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसमें नया स्पीसीज कहाँ से जन्म लेगा। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि वेरिएशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यदि वेरिएशन रुक गया तो इवोल्यूशन होना रुक जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके सारे बच्चे आप ही की तरह दिखने लग जाए तो फिर क्या होगा, या सभी के बच्चे एक ही तरह दिखने लग जाए तो क्या होगा, तब तो न्यू स्पीसीज बनने वाली ही नहीं है। अगर किसी घर में कोई फैमिली काली है तो उनके सारे बच्चे काले ही जाएं, गोरे तो कभी आएंगे ही नहीं, है ना। लेकिन अगर काले बच्चों में गोरे आ रहे हैं, इसका ये मतलब हो रहा है कि कुछ तो बदलाव आ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये इवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। एंड देयरफॉर वेरिएशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, गॉट इट। अभी आप लोग कहोगे कि ट्विन्स तो सेम होते हैं। हाँ जी हाँ, सेम होते हैं, बट एग्जैक्टली कभी नहीं होते, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। हाँ, ये आम बात है कि हम उस डिफरेंस को पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ ट्विन्स सेम होते हैं। उसका कारण क्या है और उसका रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ट्विन्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में तो हमें वही चैप्टर में पता चलेगा कि ट्विन्स बनते कैसे हैं। तो जब हम देखेंगे ट्विन्स किस तरह से पैदा हो रहे हैं, तब हम आपको वहाँ के वेरिएशंस के बारे में बता देंगे कि ट्विन्स में वेरिएशन आता है तो क्यों आ रहा है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आ रहा है। ओके, सो डोंट वरी। नाउ वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं। अभी ये टॉपिक तो जैसे कि जनरली आपके बुक में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इसे जानना जरूरी है कि जेनेटिक्स क्या होता है। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जितनी भी हेरिडिटी हो रही है, जितना भी वेरिएशन हो रहा है, ये सारा हेरिडिटी, सारा वेरिएशन लेकर कौन आ रहा है भाई, करवा कौन रहा है, इसे करवा रहा है जीन, है ना। और जीन तो सभी जानते हैं कि भाई जीन तो डीएनए का हिस्सा होता है। तो जितना भी वेरिएशन, जितना भी हेरिडिटी हो रहा है, इसे कौन करवा रहा है, जीन करवा रहा है। इसका यह मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं, हम जीन के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जीन क्या होता है, जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जीन का फंक्शन कैसा होता है, जीन का फिजियोलॉजी कैसा होता है, जीन का वर्किंग प्रोसेस किस तरह होता है, जीन कहाँ कहाँ होता है, जीन क्या करता है, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से इसे बोला गया जेनेटिक्स। लेकिन आसान भाषा में जेनेटिक्स का मतलब क्या, जेनेटिक्स यदि आपको लिखना है कि व्हाट इज जेनेटिक्स तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो सिर्फ और सिर्फ डील करता है स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड कॉजेस ऑफ वेरिएशन। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड कॉज ऑफ वेरिएशन। बाय हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस आ कैसे रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, भाई किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा है, किस तरीके से हेरिडिटी हो रहा है, और वेरिएशन आने का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन, भाई वेरिएशन क्यों आ रहा है, जरूरत क्यों है वेरिएशन आने की, और किस तरह से वो ट्रांसफर हो रहा है। तो उसका मेथड, उसका प्रोसेस कह लो या उसका मेथड कह लो, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी या मेथड ऑफ हेरिडिटी, और कॉजेस मतलब रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, भाई किस वजह से वेरिएशन आ रहा है। यदि हम स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जेनेटिक्स। या आसान भाषा में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दैट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट्स इट। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। और ये जो हेरिडिटी है, ये जो वेरिएशन है, ये हेरिडिटी और ये वेरिएशन लेकर कौन आने वाला है, अरे इससे लेकर तो आने वाला कौन है, जीन ही लेकर आएगा इसे, है ना। क्योंकि जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर में वेरिएशन आ रहा हो, किसकी वजह से आ रहा है, वो जीन की वजह से आ रहा है ना। यही मतलब है कि जीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सब कुछ, कि क्या क्या होने वाला है भाई, एंड इसीलिए इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 चैप्टर का मिक्सचर है, तो हम दोनों चैप्टर देखेंगे। सो दिस इज द टॉपिक्स। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें देखकर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए।
एंड ये पहला पेज था हमारा. दिस इज अवर फर्स्ट पेज. दिस इज फर्स्ट पेज. इफ यू वुड लाइक टू write down it, it would be beneficial for you. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोगों ने मेंडल के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी. मेंडल की हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो कहाँ से आए, क्या करते थे, कब पैदा हुए, कब मर गए. वो सब की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को क्लासेस में ही बता दी थी. आपको सभी को याद होना चाहिए. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडल ने किसके ऊपर काम किया. हमने पढ़ा कि पी प्लांट के ऊपर काम किया. फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से कैरेक्टर थे. हम लोगों ने सेवन कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था. ओके, पेन दे दो. हमने 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको याद होगा कि इसमें टॉल था, फिर उसमें कलर था, उसमें शेप था, एक्सेट्रा. ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट. उसका रीज़न भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना. आप लोगों को मैंने लिखा कर भी दिया था, तो उसे एक बार रिवाइंड कर लीजिए. देन हम लोगों ने उसके थोड़ा सा आगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने करीब 18 से 20 डेफिनेशंस पढ़े थे. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 18 से 20 डेफिनेशन पढ़े थे. तो और मैंने लिखा कर भी दिया था. सो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और देख लीजिए. फिर हमने आपको बताया था कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि हमने टॉल को अगर रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से, कैपिटल लेटर से, तो हम ड्रॉप को कैसे करते हैं डोमिनेंट. दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रेसेसिव. अगर ड्रॉप को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग टी ही लेंगे, बट स्मॉल टी लेंगे. आपको याद होना चाहिए कि मैंने ये भी आपको बताया था. स्मॉल लेटर है ना. डोमिनेंट क्या होता है ये बताया है मैंने, रेसेसिव क्या होता है ये भी बता दिया मैंने. सो आप सभी लोग इसे एक बार आज अपने घर पर बैठ के पूरी तरह से रिवाइंड करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, पी प्लांट के बारे में पढ़ा, कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए तो वो पढ़ा, मेंडल ने इसको सिलेक्ट क्यों किया ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ा है, और इन सब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीधा स्टार्ट करेंगे कि मेंडल के वो प्रोसीजर कौन से थे जिस तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. तो उस प्रोसीजर को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. थैंक यू.